एपिसोड 16 to 21। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आकृति अभी कपड़े चेंज कर ही रही थी कि अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अद्विक रूम में आ गया। जैसे ही आकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो अद्विक वॉशरूम के डोर पर खड़ा दिखा तो आकृति हैरान रह गई। अभी उसने कपड़े नहीं पहनी थी। वह अद्विक के इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस कर जल्दी जल्दी से खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये देख अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। ये देख आकृति थोड़ा घबरा जाती है। इस समय एक ऑकवर्ड सिचुएशन था। वही अद्विक आकृति को उसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक अपने इंटेंस भरे नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन था। अद्विक को खुद की तरफ देखकर आकृति घबराहट में भागकर जल्दी से मिरर के पीछे छिप जाती है। इस बीच उसके हाथ से कपड़ा छूटकर फर्श पर गिर जाता है। आकृति को ऐसे भागते देख अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रहा था। वही आकृति मिरर के पीछे छिपने की नाकाम कर रही थी, पर मिरर के पीछे छिपने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं था और ऐसे छिपने से उसका बैक अद्विक के सामने साफ दिख रहे थे। अद्विक की नज़रें आकृति की गोरी पीठ पर ठहर गए और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। अद्विक तो बस एक टक आकृति के दूध जैसी गोरी पीठ पर बने एक ब्लैक कलर के तिल को ही निहारे जा रहा था। उस तिल को देखकर अद्विक के आंखों में एक चमक सी आ गई। वो कुछ सेकंड तक आकृति को एक जगह पर खड़े हुए देखने के बाद अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा दिए। आकृति अद्विक को अपनी तरफ आते देख बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो अपने घबराई हुई आवाज में धीरे से बोली, देखिए प्लीज यहाँ मत आइएगा। वही अद्विक आकृति के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देख पा रहा था, पर उसकी नज़र तो बस आकृति के बैक पर बने तिल पर ही टिके हुए थे। वो उस तिल को अपने होठों से छूना चाह रहा था। वो आकृति के बैक पर अपनी उंगलियां फिराना चाह रहा था। वो ये सब करने के लिए अंदर से तड़प उठा था, पर आकृति थी कि अद्विक को अपने करीब भी आने नहीं देना चाहती थी। उसी समय अद्विक आकृति के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाया, आकृति ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और होठों को भींच लिया। अद्विक ये देख धीरे से वही रखे आकृति के कपड़े को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो पहन लो। आकृति जैसे ही अद्विक की आवाज़ सुनती है वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है। अद्विक अब तक दूसरी तरफ चला गया था। वो अपने बैक आकृति की तरफ किए खड़ा था। अद्विक भी अभी सिर्फ टॉवल में ही था और आकृति की नज़रें एक बार फिर से अद्विक की परफेक्ट बॉडी पर जाकर ठहर गए। वो अद्विक के बैक को निहारने में इतना खो गई कि वो ये भी भूल गई कि अभी उसे ड्रेस पहनना है। अद्विक आकृति की नज़रों को खुद पर महसूस कर उसी तरह एक तिरछी स्माइल के साथ आकृति को छेड़ते हुए बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो खुद के कपड़े पहन लो। आकृति ये सुन हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े को पहनने लगती है। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा हो गया था जैसे मानो काटो तो खून नहीं। वो जल्दी से ड्रेस पहनकर धीरे से अद्विक से बचकर अपनी नज़रों को नीचे झुकाए। जैसे ही रूम से जाने लगी, उसी समय अद्विक छत से आकृति का हाथ पकड़ उसे रूम के वॉल से टिकाकर खड़ा कर दिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने से आकृति अब और भी ज़्यादा हड़बड़ा गई। वो अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगी, पर जैसे ही आकृति अद्विक को खुद की तरफ देखते हुए देखती है तो आकृति अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वही अद्विक आकृति के होठों को एक टक निहारते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। जैसे ही आकृति ने अपने होठों पर अद्विक की गर्म सांसों को महसूस किया, वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अद्विक आकृति को आंखें बंद किए देख उसके होठों पर अपने होंठ रखने वाला था कि तभी आंखें बंद करते ही आकृति के सामने मॉल में टीना का अद्विक के गालों पर किस करना याद आया, जिससे आकृति झट से अपनी आंखें खोलकर अद्विक को खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज लीव मी, नोनो ये गलत है। ये कहकर आकृति रोते हुए रूम से बाहर चली गई। एक बार फिर से आकृति की आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे। वहीं अद्विक बस गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए आकृति को जाते हुए देख रहा था। उसके कानों में आकृति के अभी अभी कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे थे, जिससे अद्विक के चेहरे पर गुस्से के भाव बढ़ते जा रहे थे। आकृति रूम के बाहर पहुंचकर वही एक साइड खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में ठहरे आंसू बहने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद आकृति खुद के आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करती है और फिर वो खुद से बोलती है, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा और अब रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना अदिति जब ऐसे मुझे देखेगी तो
वो बहुत से सवाल पूछने लग जाएगी, फिर मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वो खुद की आंखों को अच्छे से साफ करती है और एक गहरी सांस लेकर अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम के डोर पर पहुंचकर आकृति एक बार फिर से अपने होठों पर फिक्स स्माइल चिपकाकर रूम के अंदर चली जाती है। अदिति आकृति की तरफ देखकर अपनी एक भवें उचकाकर बोली, क्या हुआ मैडम, इतनी देर कहाँ लग गए और कहाँ रह गई थी? आकृति उसी तरह स्माइल करते हुए बोली, वो मुझे दादू ने बुला लिया था तो मैं वहीं चली गई और फिर उनसे बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। आकृति साफ झूठ बोल देती है, जिसे सुन अदिति को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दादू के पास तो वो गई थी। फिर आकृति मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? पर अदिति इतना तो समझ गई थी कि जरूर आकृति के मन में कोई बात है जो उससे छुपा रही है। इस कारण वो आकृति से कुछ नहीं पूछती है। अदिति के कुछ और ना पूछने पर आकृति गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोली, थैंक गॉड अदिति ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, वरना अगर वो और कुछ पूछती तो मैं उससे और झूठ नहीं बोल पाती। अभी आकृति अपने मन ही मन ये सब बोल ही रही थी कि तभी अदिति की बात उसके कानों में गए, जो उससे पूछ रही थी, और हाँ मैडम, तुम्हारी सरगी के सामान कहाँ है? ये सुनकर आकृति को याद आता है कि वो सरगी का सामान लाना ही भूल गई हैं। आकृति चौंक जाती है और अपने सिर पर चपत लगाते हुए धीरे से बोली, ओ गॉड, मैं वह सामान तो रूम में ही भूल आई। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने रूम में गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। उसे आकृति का ये बोलना कि ये सब गलत है चुभ रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, नो वाइफी नो, आज तुमने जो बोला वो सही नहीं बोला। हमारे बीच अगर कुछ भी होता है तो वह गलत नहीं है। यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। तभी उसकी नज़र वही टेबल पर रखे सरगी के सामान पर गए, जिसे देख उसकी नीली आंखें चमक उठी। वो उसी तरह आंखों में चमक लिए हुए उन सामान के पास गया और उसे टच करते हुए मुस्कुराकर बोला, ओ तो वाइफी, तुम इसे लेने के लिए रूम में आई थी और लगता है जल्दबाजी में तुम इसे ले जाना भूल गई। कोई बात नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे लेने जरूर आओगी और इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये सब सोचते हुए अद्वैत वही टेबल के पास रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और बड़े ही बेताबी से डोर की तरफ एकटक देखने लगा। उसकी नीली आंखें इस वक्त चमक रहे थे। करीब 10 मिनट बाद रूम का डोर अचानक से ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज़ सुन अद्वैत के होठों पर स्माइल आ गई। वो खुश होकर जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि सामने खड़ी लड़की को देख उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। इस वक्त सामने कोई और नहीं उसकी बहन अदिति थी। वह अद्वैत को देखकर बोली, भाई आप आ गए, आप कब आए? अद्वैत आकृति की जगह अदिति को रूम में आते देख गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बिना किसी भाव के अदिति से बोला, मैं तो कब का आ गया हूँ। अद्वैत की बात सुनकर अदिति कुछ नहीं बोली। तभी अद्वैत ने अदिति से पूछा, आदू तुम इतनी रात को मेरे रूम में? अदिति हंसते हुए बोली, भाई वो मैं यहाँ पर आकृति की व्रत की सरगी रखी हुई है, वही लेने आए हूँ। ये कहकर अदिति सामने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर तुरंत बढ़कर उसे उठा ली। अद्वैत अदिति को सामान ले जाने से रोकना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अदिति से बोले कि जिसका सामान है वो आकर ले जाए, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। कुछ सोचकर वो चुप रह जाता है और अदिति सामान को लेकर रूम से चली जाती है। अदिति के जाते ही अद्वैत अपने मन में बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुम अपनी जगह पर यहाँ अदिति को भेज दी और मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, पर कोई बात नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी वाइफी। ये बोल वो फिर से मुस्कुराने लगा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। अद्वैत ने एक तिरछी निगाह से बेड पर रखे मोबाइल की तरफ देखा और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर बिना कॉल पिक किए मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दिया। इस वक्त टीना का फोन आ रहा था और अद्वैत उस फोन को अटेंड नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद अद्वैत बेड पर आकर लेट गया। कुछ सेकंड तक ऊपर सीलिंग की तरफ घूरकर देखता रहता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं आकृति भी अदिति के साथ सो गई थी। सभी नींद के आगोश में मस्त होकर सो रहे थे, पर कोई था जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। यह कोई और नहीं टीना और विवेक थे। टीन विवेक के बोलने पर बार बार अद्वैत को कॉल कर रही थी, पर अद्वैत था कि उसका कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। अब वो करता भी कैसे? उसने तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखकर आराम से सो रहा था। ये देखकर टीना गुस्से से अपने मोबाइल को पटकते हुए बोली, हाउ कैन डू दिस अद्वैत,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कॉल को अटेंड ना करने की। डोंट वरी, अब मैं समझ गया कि तुम्हें क्या करना है। टीना को गुस्से में देखकर विवेक उसकी तरफ देखकर बोला। टीना विवेक की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी तो विवेक एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है और टीना की तरफ देखते हुए कुछ बताता है, जिससे टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाते हैं। अब तुम देखो मैं कल क्या करती हूँ। ये बोलकर टीना कुछ सोचते हुए मुस्कुराई और फिर विवेक और टीना दोनों ही तेज तेज हंसने लगे। अगली सुबह 4 बजे अलार्म के बजने पर आकृति उठती है और एक नज़र टाइम की तरफ देखते हुए अलार्म को बंद करती है और बैग से उतरकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर आकृति बाहर आती है और फिर वही रखे एक पिंक कलर की प्लेन शिफॉन की साड़ी पहन लेती है। उसे प्लेन साड़ी में भी आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हल्का सा होठों पर लिपस्टिक लगाकर आकृति तैयार होकर जल्दी से रूम से बाहर निकलती है। नीचे हॉल में उसके लिए पहले से ही सरगी का सारा सामान रखा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे डिशेज सजे हुए थे। तभी वहां पर एक मिडिल एज की औरत आती है जो कि यहाँ पर एक मेड थी। ये बहुत ही पुरानी थी और इसने बचपन से ही अद्विक को एक माँ की तरह प्यार दिया था, क्योंकि बचपन में ही अद्विक की मॉम मर गई थी और सुनैना जी ने तो कभी भी अद्विक को अपने बेटे जैसा प्यार किया ही नहीं। वो सिर्फ सबके सामने दिखाने के लिए अद्विक को प्यार करती है और सबके पीठ पीछे कभी भी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करती थी। वही वो मिडिल एज की औरत जिसका नाम सविता था, वो अद्विक को अपने बेटे की तरह ही मानती थी और अद्विक भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। सविता जी आकर आकृति के सामने एक बाउल रख देती हैं। जैसे ही आकृति उस बाउल को देखती है तो वो मुस्कुरा उठती है। उस बाउल में गाजर का हलवा था। आकृति तुरंत ही सविता जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो सविता जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो आकृति को आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुखी रहो बेटा और तुम्हारी और अद्विक बेटे की जोड़ी हमेशा बनी रहे। आकृति ये सुन अंदर से भावुक हो जाती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती है। सविता जी ये देखकर बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आकृति कुछ नहीं बोलती है, बस ना में अपने सिर हिलाकर बोली, वो बस मुझे माँ की याद आ गई। असल में आकृति की भी माँ नहीं है। आकृति की फैमिली में कौन कौन है ये आप लोगों को आगे पता ही चल जाएगा। सविता जी प्यार से आकृति के गालों को सहलाकर बोली, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारी माँ। ये सुनकर आकृति के होठों पर स्माइल आ जाता है। सविता जी आकृति को बहुत मानती थी। जब अद्विक टीना के साथ शादी करने वाला था तो सविता जी को टीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो टीना को देखकर ही समझ गई थी कि वो बहुत घमंडी और बुरी है। पर जैसे ही अद्विक की शादी आकृति से हुई तो सविता जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि उनके बेटे के लिए आकृति से अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। उसी समय सुनैना जी भी तैयार होकर आती हैं और आकृति को घूर घूर कर देखने लगती हैं। फिर आकृति सुनैना जी के भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है तो सुनैना जी मुंह बनाकर बोली, हाँ खुश रहो, और फिर जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। वो सविता जी की तरफ देखकर बोली, सविता जल्दी से मेरे लिए मेरी प्लेट रेडी करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरिता जी यस मैडम बोलकर सुनैना जी के लिए प्लेट रेडी करके देती हैं और फिर आकृति को भी प्लेट देती है। आकृति थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेती है। वो गाजर का हलवा खाने के बाद खुश होकर बोली, वो आंटी आपके हाथों में तो जादू है, आपने सच में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनाया है। सरिता जी आकृति की बात पर बस मुस्कुरा देती हैं। आकृति के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही प्यारी स्माइल थी, वह बहुत खुश लग रही थी। वही कोई था जिसकी नजरें आकृति पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। कुछ देर में आकृति और सुनैना जी दोनों ही सरगी खाकर अपने अपने रूम में चले गए। सविता जी भी अभी किचन में कुछ कर रही थी। उसी समय वहां पर एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान आया और एक नज़र अपने नीली आंखों से घूरकर पूरे डाइनिंग टेबल पर रखे सारे खाने की तरफ देखा और फिर एक प्लेट में से कुछ निकाल कर खाने लगा। खाते समय उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों में एक अलग ही चमक सी थी। कुछ ही सेकंड में वो इंसान वहां से वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही दिन बीत गया और शाम के करीब 5 बजे आकृति अदिति के साथ ही रूम में दोनों ही बैठी हुई थी। अदिति आकृति से कह रही थी, यार अक्कू तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना,
तू बोल तो मैं सबसे छिपकर तेरे लिए कुछ लाऊं, और तू चुपके से उसे खा लेना। कोई देखेगा भी नहीं और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बोलकर अदिति आकृति को देखते हुए अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। आकृति अदिति को घूर कर देखते हुए बोली, पागल लड़की, तू अपनी तरह समझ रखी है क्या मुझे? तू होगी एक नंबर की भुक्कड़, मैं नहीं समझी। अदिति आकृति की बात पर हैरानी से मुंह खोले हुए बोली, ओ अक्कू, क्या सिर्फ मैं ही भुक्कड़ नहीं हूँ? मुझे पता है तुझे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी है, और तू जरा अपना चेहरा देख, भूख के कारण बिल्कुल सूख गया है और सूख कर पीला पड़ गया है। आकृति अदिति को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी तो ये देख अदिति तेज तेज हंसने लगी। उसी समय डोर पर नॉक हुआ। अदिति जाकर डोर ओपन की तो वहां पर एक मेड खड़ी थी। वो अपना सिर झुकाए हुए आकृति की तरह देखकर बोली, मैडम, आपको बड़े सर ने नीचे बुलाया है। आकृति ये सुन अदिति की तरफ देखी तो अदिति तुरंत ही उस मेड से बोली, ठीक है, अभी जा रही है। वो मेड तुरंत वहां से चली गई। आकृति बेड से तुरंत उठी और रूम से बाहर चली गई। कुछ देर में वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में पहुंची और वहां हेड चेयर पर बैठे दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी, आपने मुझे बुलाया? दादाजी मुस्कुराकर आकृति की तरह देखते हुए बोले, देखो बच्चा, तुमसे मिलने कौन आया है। जैसे ही आकृति ने सामने देखा, उसकी आंखें हल्की नम हो गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल। सामने से एक हैंडसम लड़का पैलेस के अंदर एंटर किया। उस लड़के को देखकर आकृति भागते हुए गई और तुरंत उस लड़के के सीने से लग गई। वही हॉल में बैठे दादाजी और विजय जी बैठे हुए थे। वो दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे। वही कोई था जो ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। आकृति उस लड़के के गले लगकर खुशी से चहकते हुए बोली, भाई आप कब आए? वही सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, आकृति का भाई रक्षित कपूर था। हाइट 5 फुट 11 इंच, गेहुआ रंग, काली गहरी आंखें, परफेक्ट जो लाइन, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जिसे देख सारी लड़कियां फिदा हो जाए, पर अद्विक से थोड़ा कम हैंडसम था। मैं कल आया और मेरी गुड़िया कैसी है? अक्षत आकृति के माथे को प्यार से चूमते हुए पूछा। वही कोई था, वो रक्षित के ऐसा करते ही कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, जिससे उस इंसान की हरी नसें उभर आई। आकृति अपने भाई के पूछने पर उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, आपकी गुड़िया बहुत अच्छी है। ये कहकर आकृति अपने भाई रक्षित के हाथ को पकड़ते हुए बोली, भाई पापा कहाँ हैं? आए नहीं है क्या? भला मैं अपनी गुड़िया से मिलने क्यों नहीं आऊंगा? एक रौबदार आवाज वहां गूंज उठे। सभी की नजरें डोर पर ठहर गए, जहां से एक मिडिल एज का आदमी अपने रौबदार पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया। आकृति खुश होकर तुरंत जाके उस आदमी के गले लगकर बोली, पापा आप कैसे हो? मैं अपनी गुड़िया से मिल लिया, अब बिल्कुल सही हो गया। राजेंद्र जी यानी कि आकृति के पापा उससे बोले। आकृति अपने पापा के पास सुन और भी ज्यादा खुश हो गई। फिर वह अपने पापा और भाई दोनों के साथ अंदर है। सभी लोग उन्हें देख खुश हो गए, पर वही कोई था जो अपने नीली आंखों से घूर घूर कर आकृति और रक्षित को एक दूसरे के हाथ को पकड़े रखे थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखा था। राजेंद्र जी और रक्षित सभी से आकर मिलते हैं। दादाजी राजेंद्र जी से मिलकर बहुत खुश थे। विजय जी की पहले से ही राजेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और विजय जी आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त राजेंद्र जी से मिल रहे थे, तो दोनों सबसे पहले एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर वही बैठकर काफी देर तक बातें करने लग गए। वही रक्षित अपनी बहन आकृति के पास बैठा हुआ था। उसी समय सीढ़ियों से होते हुए अदिति नीचे आई। सामने बैठे लोगों को देख एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ठहर गई। उसकी नजरें अचानक से आकृति के साथ बैठे लड़के यानी कि उसके भाई रक्षित पर चले गए। वो रक्षित को कुछ पल अपने जगह पर खड़े खड़े ही देखती रहती है। वही रक्षित जो कि अपनी बहन आकृति से बात कर रहा था, खुद पर किसी के नजरों की तपिश को महसूस कर अपने सिर को ऊपर करता है, तो रक्षित की भी नजरें अदिति पर चली गई। वो अपने काली गहरी आंखों से अदिति को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही अदिति रक्षित को खुद की तरफ ऐसे देखते देख अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी और फिर तुरंत आगे बढ़कर राजेंद्र जी के पैर छूती है। राजेंद्र जी मुस्कुराकर अदिति के सिर पर अपना एक हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं। रक्षित अदिति पर से नजरें हटाकर आकृति की तरफ करते हुए बोला, गुड़िया आज तुम्हारा व्रत है तो कैसा लग रहा है? भूख लगी है या नहीं? आकृति तुरंत अपने सिर को हिलकर बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई कि अपनी भाई से भी सच छिपाने लगी? रक्षित आकृति को अपने काली गहरी आंखों से घूरते हुए बोला।
पर आकृति बस मुस्कुरा देती है। उसी समय रक्षित की नज़र वही सोफे पर एक साइड बैठे अद्वैत पर चले गए, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा एहसास था। रक्षित अद्वैत को देख के गुस्से से अपने नज़रें दूसरी तरफ फेर लिया। ऐसे रक्षित को खुद की तरफ से नज़रें फेरते देख अद्वैत को अपने दिल में एक टीस सा उठता है। अचानक ही उसे याद आने लगा कि कैसे वो और रक्षित बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। पर सिर्फ टीना के आने के बाद सब बदल गया। अद्वैत टीना के झूठे प्यार में इतना बहक गया कि उसने रक्षित से अपनी इतनी अच्छी दोस्ती तक खत्म कर लिया और उसे बहुत कुछ बोला, जिस कारण रक्षित आज उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। अद्वैत रक्षित के मुंह फेरने पर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मत बोला, सॉरी यार, क्या अब मुझे तू कभी माफ नहीं करेगा? मुझे पता है मैंने बहुत सी गलतियां की है, पर अब मुझे सब कुछ सुधारना है और उसके लिए मुझे तेरे जैसे दोस्त की जरूरत है। तुझे मुझे माफ करना ही होगा। मैं अपने यार को मना कर रहूंगा। ये बोलते हुए अब अद्वैत आकृति की तरफ देखता है, जो कि अपने भाई से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी और दोनों भाई बहन काफी पास बैठे हुए थे और आकृति ने अपने भाई रक्षित के हाथ को पकड़ी हुई थी। अद्वैत अपने नीली आंखों से घूर घूर कर यह सब कुछ देख रहा था। वो सामने देखते ही अपने मन ही मन बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी। तुम मुझे छोड़कर बाकी सब के साथ हंसती हो, बातें करती हो और सबके बिल्कुल पास में बैठी रहती हो। मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो तुम मेरे करीब आते ही मुझसे दूर भागने लगती हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो तुम वाइफी। वैसे तुम अपने पति पर अब अत्याचार कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें खुद के इतना करीब कर लूंगा कि हमारे बीच किसी के आने के लिए जगह ही नहीं बचेंगे। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर रहेगी और तुम्हारी खुशी और गम सब कुछ मुझसे जुड़े होंगे। ये बोलते हुए यह अद्वैत अपने गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फिराता है और कुछ सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाते हैं। आज पैलेस में करवा चौथ की काफी अच्छी फंक्शन की तैयारी की गई थी। पैलेस के साइड में बने गार्डन को आज बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर इस वक्त काफी लोग मौजूद थे। धीरे धीरे वहाँ गेस्ट आ रहे थे। आकृति भी रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अदिति भी आकृति के साथ वहां तैयार हो रही थी। फिर दोनों ही साथ में गार्डन में पहुंचती है। दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छी लग रही थी। आकृति रेड कलर की हैवी साड़ी पहने हुए, बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और गले में सिर्फ अद्वैत के नाम का मंगलसूत्र। मांग में अद्वैत के सिंदूर लगाए हुए आकृति आज बला की खूबसूरत लग रही थी। वहां पार्टी में मौजूद सभी की नजरें आकृति और अदिति पर टिकी हुई थी। विजय जी वहां आए सभी गेस्ट को अपनी बहू आकृति से मिलवाते हैं। सभी लोगों को आकृति बहुत पसंद आती है। सभी बस उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे। ये सब देखकर आकृति बहुत ही ज्यादा खुश थी। आकृति के डैड राजेंद्र जी और उसका भाई रक्षित दोनों ही आकृति को इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। पर ना जाने क्यों रक्षित को आकृति के चेहरे की खुशी के पीछे छिपे हुए गम साफ नजर आ रहे थे। आखिर वो एक भाई था और वो अपनी बहन के बहुत करीब था, इसलिए वो हमेशा से ही उसके चेहरे के भावों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेता था। वो समझ गया था कि कुछ तो है जो मेरी बहन की खुशियों को कम कर रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जिसे मेरी बहन अपने स्माइल के पीछे छिपा रही है। कहीं ना कहीं रक्षित को भी एहसास था कि आखिर वो बात क्या है, पर वो बस कंफर्म करना चाहता था। रक्षित अपनी काली गहरी नजरों को इधर उधर घुमा कर किसी को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजरें अदिति की तरफ चली जाती है, जो कि चलते हुए आकृति की तरफ ही आ रही थी। पर रक्षित को आकृति के साथ देख उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। अदिति ने भी रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, जिसके नेक पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। बालों का मेसी बन बनाए हुए सिंपल मेकअप में अदिति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति रक्षित को देख वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है कि तभी आकृति की आवाज उसके कानों में पड़ते हैं, जिससे अदिति के कदम रुक जाते हैं। आकृति अदिति को आवाज लगाते हुए बोली, आदू कहाँ जा रही है? यहाँ। अदिति ना चाहते हुए भी अपने होठों पर स्माइल लिए आकृति की तरह बढ़ जाती है। आकृति अदिति को अपने भाई से मिलाते हुए बोली, ये मेरे रक्षित भाई हैं। तू शायद इनसे एक बार मिल चुकी है। अदिति बस सिर हिलाकर एक हल्की स्माइल के साथ रक्षित की तरफ एक नज़र देख बोली, हेलो। रक्षित अदिति की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए हेलो बोला। अदिति एक नज़र रक्षित के बड़े हुए हाथों की तरफ देखती है।
अब अदिति भी अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े, दोनों के ही अंदर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। अदिति जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती। वही रक्षित अपने खाली हाथ को देखता तो कभी अदिति के मासूम से चेहरे की तरफ। अदिति के चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ दिख रहे थे। रक्षित बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। तभी राजेंद्र जी रक्षित को बुलाए तो वो वहां चला गया। रक्षित के जाते ही अदिति थोड़ी रिलैक्स होती है। चारों तरफ सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस पार्टी की तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। तभी वहां पर टीना भी आ जाती है। उसने इस वक्त मैरून कलर की नेट की साड़ी, उस पर ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहने हुए थे, जो कि बहुत ही रिवीलिंग था। अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप पोते बड़े ही अदा के साथ कमर को मटकाते हुए चलकर सबके पास आई। रक्षित तो टीना को घूर घूर कर देख रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, आखिर इस लड़की को यहाँ किसने बुलाया है? मेरी फैमिली ने तो इससे और इसकी फैमिली से सारे रिलेशन खत्म कर दिया है, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अभी रक्षित यह सब सोचकर गुस्से से टीना की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी वहां पर सुनैना जी और विवेक मुस्कुराते हुए जाकर टीना से मिलने लगे। सुनैना जी बड़े ही प्यार से टीना से मिलते हुए बोली, थैंक यू टीना बेटा, इतने कम टाइम में तुम बुलाने पर भी तुम यहाँ आ गई। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें यहाँ देखकर हम कितना खुश हैं। अपनी बात बोलकर सुनैना जी अपनी बेटे विवेक की तरफ देख आंखों से ही इशारा कर मुस्कुरा उठी। विवेक के भी होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। थैंक यू सो मच आंटी, भला आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? टीना भी सुनैना जी की बात पर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। वही पार्टी में मौजूद कुछ लोग टीना को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे, पर टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि टीना तो चाहती ही थी कि पार्टी में सबकी नजरें उस पर ही रहे। इसलिए तो उसने ऐसी ड्रेस पहन रखा था। टीना कुछ देर सुनैना जी से मिलकर वही दूसरी साइड खड़ी आकृति के पास चली गई। टीना आकृति को एक बार ऊपर से लेकर नीचे देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ओ माय लिटिल सिस्टर, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। आकृति ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस हल्का मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। तभी टीना बड़े ही अदा से अपने बालों को पीछे झटकते हुए बोली, तुम ठीक हो पर मैं नहीं। सुबह से भूखी हूँ ना, भूख के कारण अब मेरी जान निकल रही है और ये चांद भी जल्दी नहीं आ रहा। ये कहते हुए टीना ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है। अदिति जो कि आकृति के साथ ही थी, उसे टीना की बात सुन थोड़ा अजीब। वो तुरंत टीना की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुमने भी फास्ट रखा है? टीना अपना मुंह टेढ़ा करके स्टाइल में बोली, ऑफकोर्स, अब मैं फास्ट नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अदिति उसे घूरते हुए बोली, अच्छा मैडम, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये फास्ट तुमने किसके लिए रखा है? अदिति के पूछने पर आकृति घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि टीना ने किसके लिए फास्ट रखा है। वो अदिति को वहां से ले जाना चाह रही थी, पर तभी टीना एक बार फिर से बड़े ही स्टाइल में बोली, मैंने ये फास्ट तुम्हारे भाई यानी अपने अद्वैत बेबी के लिए रखा है। टीना की बात सुनकर तो अदिति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वही आकृति की आंखें हल्की नम हो गई। वह धीरे से चलते हुए वहां से दूसरे साइड चली गई। टीना भी आकृति के पीछे जाने लगी, लेकिन अदिति ने उसके हाथ पकड़कर गुस्सा करने लगी और उससे बोली, क्या तुम पागल हो? भाई की शादी हो चुकी है, वो भी मेरी फ्रेंड आकृति के साथ, तो भाई के लिए फास्ट आकृति रखेगी ना कि तुम? टीना को अदिति की बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से अपने हाथ को झटक कर अदिति की पकड़ से छुड़ाए और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, पहली बात, मैं तुम्हारे भाई की सब कुछ हूँ और दूसरी बात, तुम्हारे भाई की शादी जबरदस्ती की गई है। उसने कभी भी आकृति को अपनी बीवी नहीं माना। वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है, तो तुम देखना तुम्हारा भाई सबके सामने मेरा ही व्रत तोड़ेगा। ये करते हुए टीना मटक कर वहां से उस तरफ चली गई जिस तरफ आकृति गई थी। वो आकृति को आज सबक सिखाना चाह रही थी। जब उसे पता चला कि आकृति अद्वैत के लिए व्रत रखी है तो वो गुस्से से बौखलाए हुई थी। वह गुस्से से चलते हुए सीधे आकृति के पास गई, जो कि वही गार्डन के कोने में खड़ी अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर रही थी। टीना वहां पहुंचकर आकृति के हाथों को कसकर मरोड़ते हुए बोली, तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरे अद्वैत बेबी से दूर रहो। किस तरह की लड़की हो तुम? जब अद्वैत तुम्हें अपना कुछ मानता ही नहीं तो फिर उसके लिए व्रत क्यों रखा है तुमने? अभी के अभी चलो मेरे साथ। ये कहकर टीना आकृति की कलाई को पकड़ जबरदस्ती वहां से अंदर पैलेस में जाने लगी। आकृति खुद के हाथ को छुड़ा रही थी,
पर टीना उसके हाथों को बहुत ही तेज से पकड़े हुए थी, जिससे आकृति के हाथ में पहनी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गए, जिससे आकृति को बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। दर्द के कारण उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टीना आकृति को वहां से लेकर अंदर आई और एक मेड को ऑर्डर देकर खाना मंगवाए। वह मेड टीना की ही चमची थी तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुरंत ही खाना लेकर आ गई। आकृति अपने आंसू भरी आंखों के साथ टीना की तरफ देखकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम टीना? ये सब बहुत गलत है। टीना गुस्से से आकृति से बोली, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, बल्कि जो गलत होने वाला है उसे सही कर रही हूँ। फिर मेड की लाए हुए खाने के प्लेट को अपने हाथ में लेकर बोली, आज मैं तुम्हारा व्रत तुड़वा कर रहूंगी। तुम मेरे अद्वैत के लिए व्रत नहीं रख सकते हो। आखिर तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम अद्वैत के लिए व्रत रखोगी और मैं ये सब चुपचाप से देखती रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर टीना प्लेट में से खाने का एक बाइट उठाकर जबरदस्ती आकृति के खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गई। आकृति टीना से खुद को छुड़ाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा है। पर टीना थी कि आकृति की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उस पर तो जैसे पागलपन सवार था। सभी बाहर थे, इस कारण किसी को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। टीना उस मेड को इशारा करती है तो मेड तुरंत आकर आकृति को पकड़ लेते हैं। अब आकृति और भी छटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम? तुम भी टीना के साथ मिली हुई हो, प्लीज ऐसा पाप मत करो, छोड़ो मुझे। पर वो मेड और भी कसकर आकृति के हाथों को पकड़े रहती है। वही टीना अपने हाथ में खाने का एक बाइट लिए जबरदस्ती आकृति को खिलाने के लिए उसके मुंह में खाना डालने वाली थी कि तभी किसी ने टीना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अचानक किसी के हाथ पकड़ने से टीना गुस्से से बौखला उठी। वो सामने देखी तो वहां पर अदिति खड़ी थी, जो कि गुस्से से पूरी तिलमिलाए हुई थी। वो टीना की हाथ की कलाई कसकर पकड़कर उसे एक झटके में दूर झटक देती है और तुरंत ही एक थप्पड़ खींचकर टीना के गाल पर मारती है। टीना को थप्पड़ पड़ने पर उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वो अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से से अदिति से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये सुनकर अदिति को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक बार फिर से खींचकर लगातार 3 थप्पड़ टीना के गालों पर मार देती है। अदिति टीना को गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती है, ऐसे ऐसे हिम्मत हुई मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की? क्या और भी जानना है कि मुझे कैसे हिम्मत हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? तो बोलो, मैं फिर से मारकर तुम्हें बता देती हूँ। और क्या तुम पागल हो गई हो जो जबरदस्ती मेरी बेइज्जती के फास्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? टीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बौखलाए हुई अदिति से बोली, हाँ मैं ऐसा कर रही थी और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। और शायद तुम नहीं जानती कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम देखना तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जब मैं अपने अद्वैत बेबी से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अदिति टीना की बात सुन उसके चेहरे को देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितनी गलतफहमी में जी रही हो तुम। वो मेरे भाई हैं और मेरी बेस्टी के हस्बैंड तो भला वो तुम जैसी बाहर वाली की बात क्यों मानेंगे? आखिर लगती क्या हो तुम उनकी? टीना गुस्से से अदिति से बोली, वो मुझसे प्यार करता है, समझ में आए बात? और रही बात तुम्हारी बेस्टी की तो अद्वैत कभी भी उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। वो अभी मुझे ही अपना सब कुछ मानता है और मेरे बस एक बार कहने से वो हर वो काम करता है जो मैं उससे बोलती हूँ। अदिति अब अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सीने पर रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोली, अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम जाओ और अपने अद्वैत बेबी से शौक से कह सकती हो, मुझे कोई डर नहीं। जाओ जाकर कह दो मेरे भाई से, मैं भी देखती हूँ वो किसकी साइड लेते हैं। टीना गुस्से से अपने बालों को झटकते हुए बोली, अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हें इस घर से निकलवाती हूँ। सुनैना आंटी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी अदिति की तेज आवाज सुन वो रुक जाती है। अदिति गुस्से से टीना की तरफ देखकर बोली, एक और बात सुन लो, तुम जो इतना प्यार का ढोंग रच रही हो और मेरे भाई के मैरिड होने के बाद भी उनसे रिश्ता बना रही हो तो इस तरह की औरतों को क्या कहा जाता है तुम्हें अच्छे से पता होगा। ये कहकर अदिति टीना को देखकर अपनी एक भवें उचकाकर बोली, पता है या नहीं? चलो छोड़ो, शायद तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जैसी औरतों को हम लोगों के समाज में रखेल कहा जाता है। टीना ये सुन चीख कर बोली, अदिति। अदिति उसी तरह टीना को देखकर बोली, आवाज नीचे। और हाँ, अब मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि
मैं तुम जैसी से और बहस करूं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अपनी बात बोलकर अदिति टीना को एक घिन भरी नजरों से देखती, फिर अपना मुंह फेर ली। वही टीना अदिति को अपने खा जाने वाली नजरों से घूरकर 1 मिनट देखती है, फिर वहां से गार्डन की तरफ चली जाती है। अब अदिति वही खड़ी उस मेड की तरफ देखती है, जो कि डर से घबराए हुए वहां खड़ी थी। अदिति जल्दी से उस मेड के पास जाती है। वो मेड अब तक आकृति को छोड़ दी थी और वहां से भाग जाना चाह रही थी। अदिति उस मेड को एक पर एक लगातार 4 थप्पड़ मारती है। आज तो जैसे थप्पड़ों की बरसात हो गए थे। फिर अदिति गुस्से से घूरते हुए उस मेड से बोलती है, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। इसी घर के पैसे से तुम्हारे परिवार का खर्चा चलता है और इसी घर की बहू के साथ ऐसा सलूक किया है तुमने। टीना के इस अत्याचार में तुम भी पूरा उसका साथ दी हो। जितना उस टीना की गलती है उतनी ही तुम्हारी भी गलती है, तो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। अपनी बात बोलकर अदिति उस मेड की कलाई को पकड़कर तेजी से मोड़ देती है और उसे तुरंत फर्श की तरफ धकेल देती है। वो मेड फर्श पर मुंह के बल जाकर गिरती है और अपने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगते हैं। प्लीज प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थे। मैं चंद पैसों की लालच में आ गई थी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, वरना मेरी फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा। अदिति उस मेड की तरफ से अपना मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी इस हरकत के बाद तो तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी से तुम्हारी कंप्लेंट ना करूं तो अभी के अभी 2 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ। वो मेड रोते हुए जल्दी से फर्श पर से उठती है और तुरंत भागते हुए वहां से चली जाती है। अब अदिति आकृति के पास आती है, जो कि वही चेयर पर बैठकर अपना सिर झुकाए फूट फूट कर रो रही थी। अदिति प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोली, पागल लड़की, तुम्हें उन लोगों को 2 थप्पड़ खींचकर लगाना चाहिए था। ऐसे लोगों से इसी तरह बात किया जाता है। आकृति झट से अदिति के गले लग जाती है और उसकी सीने से लगकर और भी तेजी से रोने लगती है। अदिति प्यार से उसके बालों को सहलाती है और उसे चुप कराने लगती है, पर आकृति के आंसू जैसे रोके नहीं रहे थे। ये देखकर अदिति उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, संभाल, तू खुद को इस तरह से रोएगी तो लोग बाहर क्या कहेंगे कि जरूर मैंने तुझसे झगड़ा किया है। और हाँ, चल जल्दी से अपना मुंह धुल ले, चांद निकल गया है मैडम और सभी तेरा बाहर वेट कर रहे हैं। आकृति रोते हुए बोली, अगर आज तू नहीं आती तो शायद। अदिति तुरंत ही आकृति के आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोली, शुशु, मैं क्यों नहीं आती, तू मेरी बेस्टी है और मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर अदिति आकृति को लेकर वहां से एक रूम की तरफ जाती है। आकृति अभी भी बस रोए जा रही थी। अदिति उसे लेकर वॉशरूम जाती है और उसको जल्दी से फ्रेश होने के लिए बोलती है। इस वक्त अदिति को अपने भाई पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर आज वो आकृति को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती तो शायद आज अनर्थ हो गया होता। वो गुस्से से अपने मन ही मन बोली, दिस इज नॉट फेयर भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उस गिरी हुई लड़की को इतना छूट दे दिए हैं कि वो मेरी फ्रेंड के साथ कुछ भी कर सकती है। नो भाई नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है आपने। आज जो भी हुआ मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वही कोई था जो ऊपर सीढ़ियों से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया था और जिससे उसकी हाथों की हरी नशे उभर आए थे। अब उस इंसान का जबड़ा पूरा कस चुका था। वह गुस्से से अपने दहकती हुई आवाज में बोला, टीना, आज ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने आज मेरी वाइफ के साथ ये सलूक करके अपनी मौत को दावत दिया है। चलो अब जब तुमने ये शुरुआत की है तो अब मुझे भी तो कुछ करना होगा। अपनी बात बोलकर वो इंसान तुरंत ही अपने पैंट के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत ही उस पर एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करने के बाद उस मोबाइल को वापस से पैंट के पॉकेट में रख दिया। अब उस इंसान के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाते हैं। ये इंसान कोई और नहीं अद्विक था, जो कि इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। अद्विक जब नीचे गार्डन में जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है, तभी वो टीना की तेज आवाज सुन वहीं ऊपर ही रुक जाता है और वो देखने लगता कि कैसे टीना आकृति के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अद्विक गुस्से से चिल्लाने वाला था कि तभी अदिति आकृति के हेल्प के लिए वहां आ जाती है तो अद्विक अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वही टीना गुस्से से गार्डन में हो रहे पार्टी में वापस पहुंचती है और इधर उधर घूमते हुए वो अद्विक को ढूंढने लगती है। तभी उसका मोबाइल बज उठता है
उस पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। वो तुरंत ही मोबाइल ओपन करके देखती है तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था जो कि अद्विक की तरफ से था। उस मैसेज में लिखा था, बेबी आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। तो क्या तुम मुझसे स्टोर रूम के पास वाले रूम में मिल सकती हो? मैं तुम्हारा वही वेट कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से इतराते हुए बोली, अब तुम देखना आकृति कैसे आज मैं सबके सामने तुम्हारा मुंह काला करवाती हूँ और उस अदिति को इस घर से निकलवाती हूँ। उस अदिति को भी मैं इतने ही थप्पड़ नहीं मारी तो मेरा नाम टीना नहीं। ये बोलकर वो खुशी से मटकते हुए पैलेस के बैक साइड में बने स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है और फिर स्टोर रूम के पास वाले रूम में पहुंच जाती है। टीना उस रूम में पहुंचकर देखती है तो उस रूम में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। टीना अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए अपने सिडक्टिव वॉइस में बोलती है, बेबी बेबी कहाँ हो तुम? अद्विक बेबी देखो ना तुम्हारी टीना आ गई है। कहाँ हो बेबी? अब मुझे जल्दी से सरप्राइज दे दो। अब और परेशान मत करो ना बेबी। ये बोलते हुए वो रूम के अंदर इधर उधर घूमने लगती है कि तभी एक झटके में रूम का डोर बंद हो जाता है। डोर के बंद होने की आवाज़ सुन टीना घबरा जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर डोर के पास आती है और उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर उससे डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। टीना बार बार डोर पर अपने हाथों से मारते हुए बोली, कोई है? किसने किया है ये सब? मैंने कहा अभी के अभी डोर ओपन करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो कुछ सोचकर आगे बोली, अद्विक बेबी क्या तुम हो बाहर? प्लीज़ बेबी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब जल्दी से डोर ओपन कर दो। ये कहते हुए वो बार बार डोर पीटने लगती है, पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता है। इस सब से टीना गुस्से से पागल होने लगती है। वो अपने बालों को नोचते हुए बोली, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? पहले तो मैं उस आकृति का व्रत नहीं तोड़वा पाई, फिर उस अदिति ने मुझे थप्पड़ मारा और अब मैं यहाँ इस रूम में फंस गई। ये कहते हुए वो रूम की लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है, पर उसे वो स्विच बोर्ड मिल ही नहीं रहा था। टीना अभी बहुत घबराई हुई थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद टीना को वो स्विच बोर्ड मिलता है तो वो मुस्कुरा उठती है। वो तुरंत ही स्विच को ऑन करती है पर लाइट जलता ही नहीं। लेकिन उस रूम में अब अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उन डरावनी आवाज़ों को सुन टीना का तो हालात ही खराब हो जाता है। वो डर के कारण पूरी कांपने लगती है। डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। उसकी सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरा पसीने से भीग जाती है। वो वही फर्श पर बैठी रहती है कि तभी अचानक ही उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। वह देखती है कि कोई कीड़ा उस पर चढ़ रहा है और यह महसूस कर बहुत ही ज़्यादा डर से चीखने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे जंगली चूहे उसके ऊपर चल रहे थे। टीना उन सभी को बार बार दूर झटकती, पर वो जितना दूर झटकती वो सब उतना ही उसके ऊपर चढ़ते जाते। कई चूहे तो उसके पैर में और हाथों में चिपक कर काटने लगे थे। टीना दर्द से चीख रही थी और चिल्लाए जा रही थी, नहीं छोड़ो, जाओ यहाँ से, कोई है बचाओ प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। पर वहाँ उसकी हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं था। वही कोई था जो अपने नीली आंखों से एक तक सब कुछ देखे जा रहा था और उसके होठों पर इस वक्त एक जहरीली मुस्कान थी। ये कोई और नहीं अद्विक था। वो अभी अपने फ़ोन में टीना के साथ उसे रूम में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बिना किसी भाव के देख रहा था। वह सब देखते हुए अद्विक अपने मन ही मन बोला, अभी तो शुरुआत है माय डियर टीना बेबी, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इस तरह की ज़बरदस्ती करने की? उसके साथ तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, तो तुमने कैसे कर लिया? ये तो अभी एक ट्रेलर है, पूरी मूवी तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, वो भी तुम्हारे पार्टनर के साथ। मौत के लिए भीख मांगोगे तुम दोनों। अभी अद्विक चुपचाप मोबाइल में सब कुछ देख ही रहा था कि वहां पर सुनैना जी उसकी तरफ आते हुए उसे दिखी और अद्विक तुरंत ही अपने फ़ोन को बंद किया और अपने पैंट के पॉकेट में रख लिया। सुनैना जी आकर बोले, चलो अद्विक बेटा, चांद निकल गया है। वहीं विजय जी भी अद्विक को आवाज़ लगा रहे थे। अद्विक जो कि अभी मैरून कलर के कुर्ते पजामे में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों की नज़र अद्विक पर ही टिकी हुई थी और अद्विक अपनी नीली आंखों से बस एक तक अपनी वाइफ, अपनी जान यानी कि आकृति को ही देख रहा था। आकृति की खूबसूरती को निहारते हुए अद्विक अपने मन ही मन बोला, उफ वाइफी, क्या अब जान लेकर ही मानोगी?
हर रोज तुम ऐसे ही तैयार होगी तो ना जाने कितने लोगों की जान निकल जाएगी। और क्या अपने पति को ऐसे ही सताती रहोगी? अद्विक आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही आकृति एक साइड खड़ी अपनी पलकों को झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वो अपने हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी। वही अद्विक की नज़र तो बस आकृति पर ही टिकी हुई थी। अद्विक आकृति को देखते हुए एक बार फिर से अपने मन ही मन बोला, देखे जो तुझे वो हर एक दीवाना हो जाए। खूबसूरती ऐसी है तुम्हारी कि तुम्हें देख चांद भी शर्मा जाए। ये बोलते हुए अद्विक के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाते हैं, जिसे कोई देख नहीं पाता। अद्विक का दिल तेजी से धड़क रहा था। वही आकृति जब एक नज़र अद्विक को देखती है तो एक पल के लिए उसके हैंडसम फेस को देख उसमें खोसी जाती है, पर उसके चेहरे पर हल्की उदासी भी थी, जिसे अद्विक से नहीं छिपता। वो सब समझ जाता है कि आकृति टीना के कारण उदास है। अद्विक आकृति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सभी की नज़रें उन दोनों पर ही थी। आकृति के पापा राजेंद्र जी और आकृति का भाई रक्षित दोनों साथ में खड़े होकर आकृति को देख रहे थे। अद्विक के दादाजी एक साइड चेयर पर बैठे हुए थे। अद्विक के पापा विजय जी सुनैना जी के सामने खड़े थे। वही सुनैना जी बस अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर टीना को ढूंढ रही थी, जो कि उन्हें कहीं नहीं दिख रही थी। वही विवेक भी चारों तरफ टीना को ही ढूंढ रहा था, पर उसे टीना कहीं नजर नहीं आ रही थी। विवेक अपनी मॉम के पास आकर ना में सिर हिलाया, जिस पर सुनैना जी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उन्होंने आज बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, जिससे यहाँ बहुत ही तमाशा होता, पर वो सब प्लान पर अब पानी फिर गया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अद्विक अपनी तिरछी निगाहों से सुनैना जी और विवेक की तरफ देखता है। उन दोनों को ऐसे परेशान देख अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में इन लोगों ने टीना का यूज करके इस पार्टी में बहुत सारा तमाशा किया था, और टीना ने जबरदस्ती आकृति का व्रत तुड़वाने की पूरी कोशिश की थी, पर तब भी अदिति ने ही उसे बचाया था। लेकिन जब अद्विक को सब कुछ पता चला था तो वो टीना को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि आकृति का व्रत रखना बेकार है, क्योंकि असली व्रत तो उसके लिए टीना ही रख सकती है। जब वो आकृति को अपनी वाइफ मानता ही नहीं तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए। और सबके सामने भी अद्विक ने टीना का ही व्रत तुड़वाया था, आकृति का नहीं, जिससे अद्विक के दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था। ये सब कुछ याद कर अद्विक को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कितना पागल था, जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलतियां कर रहा था। पर इस बार वो ऐसी गलती कुछ नहीं करेगा जिससे उसे पछताना पड़े और उससे उसके अपनों का दिल टूटे। वह सामने देखी तो आकृति अद्विक की आरती करने जा रही थी। फिर सुनैना जी और वहां मौजूद सारी औरतें अपने अपने पतियों की आरती करनी लगती हैं। आकृति अद्विक की आरती कर थाली में से चलनी लेकर पहले चांद को तो फिर अद्विक को निहारती है। एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अद्विक आकृति की झील जैसे आंखों को देखते ही धीरे से अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया। यह महसूस करते ही आकृति हड़बड़ा गई और वो तुरंत ही अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। राजेंद्र जी आकृति को ऐसे हड़बड़ाए देख परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ आकृति बेटा? अब सबकी नजरें आकृति पर चली गई। आकृति ये देख और घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं पापा जी। वही अद्विक आकृति की हालत देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वही एक साइड खड़ा आकृति का भाई रक्षित की नज़र बार बार अदिति पर ही जा रहे थे, जो कि सिर्फ आकृति और अपने भाई को देख रही थी, और उसके होठों पर एक स्माइल थी। अद्विक आकृति को उस थाली में रखे मीठे को उठाकर उसे खिलाता है और फिर पानी पिलाता है। जैसे ही आकृति अद्विक के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है कि तभी अद्विक उसे पकड़कर रोक देता है और धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कुछ बोला, जिसे सुन आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। आखिर ऐसा क्या कहा अद्विक ने जो आकृति हैरान रह गई? टीना कैसे स्टोर रूम से बाहर आएगी? क्या टीना अद्विक का सच जान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहे रीबर्थ माय हार्टलेस हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।